हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग में बहुत एक पॉपुलर मेंटल मॉडल है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी कि जो चीज़ आपको सामने से दिख रहा है उस चीज़ पे आप बेट नहीं करते, उस चीज़ से जो चीज़ रिलेटेड है आप उस पर बेट करते हैं। लेट्स से आपको एफएमसीजी कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि एफएमसीजी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत टफ है। तो आप क्या करते हैं कि एफएमसीजी कंपनी के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उनके ऊपर बेट करते हैं। उस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि इंटरनेट कंपनीज में बूम आ रहा है तो आप क्या करते हैं कि क्लाउड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सर्वर तो यूज करने वाले और आजकल सब क्लाउड के बारे में सोच रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि कार कंपनीज या फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज में बूम आ रहा है तो आप क्या करते हैं कि स्टील कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो उसमें स्टील का इस्तेमाल होने की वजह से स्टील कंपनीज में भी ग्रोथ हो जाए। बट आज हम इस चीज़ को और एक स्टेप आगे लेके जाने वाले हैं। हम आज थर्ड ऑर्डर थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि सेकंड ऑर्डर एक बहुत ही पॉपुलर मेंटल मॉडल है। मुझे लगा ये चीज़ यहाँ पे बहुत रिलेवेंट है, इसीलिए हम इसको थर्ड ऑर्डर थिंकिंग बोलेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्री में भी उस तरह से ग्रोथ हो रहा होगा। पर स्टील इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ हो रहा है देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें ग्रोथ हो रहा होगा, जिसका नाम है रिफ्रैक्टरी। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि रिफ्रैक्टरी क्या है, तो इसके लिए हमें स्टील के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टील आयरन ओर से बनता है और आयरन ओर को मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस में पकाने के बाद स्टील बनता है। बट आप सोचिए, जिस कंटेनर में या फिर जिस जगह पे स्टील बनता है वो कैसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर को विस्टैंड कर जाता है। क्योंकि अगर 2000 डिग्री का कोई भी चीज़ अगर पिघल रहा है या फिर मेल्ट हो रहा है, तो अगर किसी भी तरह से लीक हो जाता है या फिर किसी भी तरह से वो जो ढांचा है या फिर जो कंटेनर है वो टूट जाता है, देन इट्स ए प्योर केओस। और उसके वजह से बहुत सारे लोगों का जान जा सकता है और बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो सकता है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द कंटेनर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टील फैक्ट्री को चलाने के लिए, और उसी चीज़ को बोला जाता है रिफ्रैक्टरी। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं ये इसी रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट में ही ऑपरेट करती है, और ये कंपनी का नाम है RHI मैग्नेसिटा। बट बिफोर वी बिगिन हमें जानना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे मेन जो रॉ मटेरियल है वो है बॉक्साइट और मैग्नेसाइट। तो बॉक्साइट और मैग्नेसाइट को कंपनी लाने के बाद उसे पहले ग्राइंड कर देती है, और ग्राइंड करने के बाद उसे 1800 डिग्री में बर्न किया जाता है, जिसके वजह से इसके अंदर वो रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टीज आ जाती है। और जब उसके अंदर वो रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टीज आ जाते हैं उसके बाद उसे बाइंडर में डाला जाता है, और उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देके प्रेस करने के बाद हमें मिलता है रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट। और जो फाइनल रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट हो जाता है ना, उसको 1800 डिग्री में 3 दिन तक भट्टी में जलाया जाता है। उसके बाद वैसा प्रोडक्ट निकलता है जो कि स्टील इंडस्ट्री में प्रॉपर्ली यूज हो सकता है। और जब हम इस चीज़ का बात करें देन इसका यूजेस भी हमें जानना पड़ेगा। इसका जो मेन यूजेस है वो स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इस कंपनी का जो 75% सेल है वो स्टील इंडस्ट्री ही आता है। और स्टील इंडस्ट्री में यूज होने का या फिर स्टील इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा सेल होने का एक रीज़न है, क्योंकि जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है इसे बहुत ही कंटिन्यूस बेसिस पे निकालना पड़ता है या फिर चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर स्टील इंडस्ट्री में ये चीज़ जा रहा है देन कुछ घंटे में या फिर कुछ हफ्तों के अंदर देन इसे निकालना पड़ता है। बट अगर हम इसे ग्लास इंडस्ट्री में सेंड करते हैं देन इसका जो लाइफ टाइम है वो 10 साल हो जाता है। इस तरह से सीमेंट इंडस्ट्री में या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या है और ये बनता कैसे है। तो अभी थोड़ा स्टील इंडस्ट्री का आउटलुक ले जाते हैं कि स्टील इंडस्ट्री अभी कैसा फंक्शन कर रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है। तो अभी अगर स्टील इंडस्ट्री का बात करें देन चाइना इसमें एब्सोल्यूट मार्केट लीडर है, और चाइना का जो स्टील प्रोडक्शन है ये इंडिया से 10 गुना ज़्यादा है, और इंडिया का मार्केट से मिड-30s के अंदर आता है। बट अभी ऐसे दो चीज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से ये मार्केट शायद अगले कुछ सालों में पूरी तरह से चेंज हो सकता है। पहला चीज़ हो गया कि बहुत सारे चाइनीज नए नए रूल्स की वजह से या फिर जो पॉल्यूशन रूल्स आ रहे हैं इसकी वजह से चाइनीज स्टील इंडस्ट्री क्रैकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे नीचे आ रहा है। और उसके साथ साथ इंडिया का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। तो इस चीज़ की वजह से चाइना कुछ साल में इंडिया से पिछड़ सकता है मार्केट शेयर के मामले में, क्योंकि इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है देन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग 1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाता है। और वो चीज़ इंडिया की स्टील प्रोडक्शन के एम्बिशन में भी दिखता है, क्योंकि जहाँ पे 2020 में हम सिर्फ 145 मेट्रिक टन का ही स्टील प्रोडक्शन कर रहे थे, हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हम 300 मेट्रिक टन का स्टील प्रोडक्शन करेंगे। और उसके साथ साथ इंडिया का जो स्टील कंजप्शन पर कैपिटा यानी कि हर आदमी के पीछे कितना ज़्यादा स्टील कंजप्शन हो रहा है वो अभी 64 kg के आसपास है। और अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें या फिर ग्लोबल एवरेज देखें तो इंडिया इसमें बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो इंडिया ने अभी एक नया स्टील पॉलिसी बनाया है जिसका मेन फोकस है कि जो 64 kg है उसको 160 kg तक ले जाए, यानी कि लगभग 100 kg का यहाँ पे पर पर्सन का जंप आने वाला है। तो इसकी वजह से हमारा स्टील प्रोडक्शन भी उस तेजी से ग्रो करना चाहिए, जहाँ पे ये कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी तो हमने रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट क्या है, सेक्टर का आउटलुक क्या है और इंडिया में ये क्यों ग्रोथ कर सकता है इसके बारे में बात करी।
अभी इस कंपनी के मोड के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि इस कंपनी के पास ऐसा क्या एडवांटेज है जो कि इसको अपने कंपटीटर से अलग बनाते हैं। तो पहला चीज़ ये कि कंपनी पूरे साइकिल में ऑपरेट करती है, यानी कि एक्सट्रैक्शन भी करती है, रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टीज बनाता है, रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट बनाता है, उसको असेंबली भी करता है, उसके बाद उसको रिसाइकिल भी करता है, यानी कि पूरा वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। तो जब भी कोई कंपनी अपने प्लांट में रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने का ट्राई करेगा, देन वो ये प्रेफर करेगा कि एक ही कंपनी को मैं पूरा काम दे दूँ, ना कि अलग अलग कंपनी को अलग अलग काम दूँ। तो इसकी वजह से ये कंपनी एक एडवांटेज लेके आ जाती है, और उसके साथ साथ ये पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट होने की वजह से इनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। ये एडवांटेज ये है कि जो रिसाइकल प्रोडक्ट होते हैं इसके वजह से इनका 30% कॉस्ट सेविंग होता है, जिसके वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकता है। और ये पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो कैपिटल यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री में, ये पूरे हाईएस्ट नंबर का कैपिटल यूटिलाइजेशन। और उसके साथ साथ इंडिया में लेबर का स्लो होने की वजह से ये कंपनी अभी ऐसा प्लान करी कि इंडिया को ही एक एक्सपोर्ट हब बना दे। ये साउथ वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में ट्रीट करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस। अगर हम इसका मार्केट शेयर देखने का ट्राई करें तो ग्लोबल में इसका मार्केट शेयर लगभग 15 से 16% है। बट थिंक ये सेक्टर ही पूरा फ्रैगमेंटेड है, यानी कि किसी के पास भी इतना मोनोपोली नहीं है, सब अपना अपना छोटा छोटा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। बट अगर रॉ मटेरियल के प्राइस अप हो जाता है देन कुछ कुछ कंपनीज जो कि एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं करते उनका मार्केट शेयर लूज हो जाता है और ये मार्केट शेयर किसी दूसरे प्लेयर के पास शिफ्ट हो जाता है। तो देखते अगर कभी भी रॉ मटेरियल का प्राइस हाइक होता है तो ये कंपनी दूसरे प्लेयर से कैसे खुद के पास मार्केट शेयर लेके आती है। तो अभी इस बिजनेस में क्या क्या रिस्क है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो बिजनेस है ये 75% इंडिया से आता है और 25% एक्सपोर्ट से आता है। तो जब भी एक्सपोर्ट का सिनेरियो आता है देन फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि रुपये और आईएनआर में प्रॉब्लम हो गया है, फिर अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के साथ हमारा प्रॉब्लम हो गया, देन इसके वजह से इस कंपनी को थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज का इशू फेस करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये जो प्रोडक्ट है इसे रेगुलर बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ता है। बट अगर किसी जैसे कि कोविड-19 हो गया या फिर रशिया यूक्रेन का वार हो गया, इस सारी चीज़ों की वजह से सप्लाई चेन का इशू आ जाता है। तो सप्लाई चेन का इशू होने की वजह से अपने कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पाते। बट जो कस्टमर है उसको अपना प्लांट चालू रखना है, इसकी वजह से शायद इनके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है और किसी तरह से एक बड़ा सप्लाई चेन इशू आ जाता है। तीसरा चीज़ ये है कि अगर स्टील इंडस्ट्री ही डाउनवर्ड आ रहा है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही डाउनवर्ड जा रहा है तो इनको शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और चौथा चीज़ ये है कि बहुत सारे अपने रॉ मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बट अभी ऐसा देखा जा रहा है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करे, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा अपने प्लांट में इन्वेस्टमेंट करे और अभी अपने प्लांट को 10,000 मेट्रिक टन से लेके 18,000 मेट्रिक टन ले जाने वाले हैं 3 साल के अंदर। उसके साथ साथ ये मैंगनीज कार्बन ब्रिक को खुद ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो कि पहले पूरी तरह से चाइना से इंपोर्ट होता था, जो कि इनके कॉस्ट सेविंग भी करेगा, उसके साथ साथ चाइना पे डिपेंडेंसी भी कम करेगा। और तीसरा चीज़ ये कि अभी जो रिसाइकिल करे, यानी कि जो प्रोडक्ट को रिसाइकिल करे, इसकी वजह से इनका कॉस्ट सेविंग हो रहा है 30%, उसके साथ साथ चाइना पे डिपेंडेंसी भी कम हो रहा है। तो इसकी वजह से ये कुछ रिस्क जो है, चाइना का जो रिस्क है, ये धीरे धीरे उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। तो देखते हैं इस चाइना को जो रिस्क मिनिमाइज करी, इसकी वजह से इस कंपनी को आगे जाने वाले सालों में कैसे प्रीमियम मिलता है या फिर किस तरह से वैल्यूएशन मिलता है। तो अभी अगर उस चीज़ को लेकर वैल्यूएशन के बारे में बात करें देन ये कंपनी एक बहुत ही मॉडरेट वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। बट द थिंग इज इसका जो एड्रेसेबल मार्केट साइज या फिर जो मार्केट में ग्रोथ हो रहा है उस तरह से नहीं हो रहा है, या फिर जो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है इसकी वजह से किसी का भी प्रॉपर मोड नहीं है या फिर कोई भी एक प्रॉपर तरीके से मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि इस मार्केट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके वजह से ये जो मॉडरेट वैल्यूएशन है ये भी थोड़ा हाई लगने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका ग्रोथ उस लेवल से नहीं होने वाला। हाँ, अगर वो एक्सपोर्ट वाला फैक्टर कि इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाएंगे, वो फैक्टर अगर परफेक्टली काम कर गया और चाइना में उस तरह से शटडाउन जैसे हो रहा है या फिर जो चाइना में क्रैकडाउन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से काम हो गया, तो उसके वजह से शायद ग्रोथ आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्केप्टिकल हो जाता है कि आपको कितना वैल्यूएशन देना चाहिए। तो आप ये अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। देन अभी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, इसमें ग्रोथ आने वाला है, बट क्या उस लेवल से ग्रोथ आने वाला है, देन ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अभी आ जाता है इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, यानी कि हमारा स्पेशल सेगमेंट पे, यहाँ पे हम 90 सेकेंड के अंदर आपको पूरा चीज़ को समझाने का, पूरे कंपनी को समझाने का ट्राई करेंगे। तो ये जो कंपनी है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स में काम करती है और ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स है ये स्टील इंडस्ट्री का एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है। और ये कंपनी पूरे साइकिल में प्रेजेंट है, यानी कि एक्सट्रैक्शन भी करती है, प्रॉपर्टीज भी करती है, उसके बाद चीज़ों को बनाती भी है, असेंबली भी करती है और रिसाइकिल भी करती है। और ये रिसाइकिल वजह से इनका 30% कॉस्ट सेविंग हो जाता है। उसके साथ साथ ये चाइना पे अभी अपना डिपेंडेंसी कम करे, उसके साथ साथ इंडिया में ग्रोथ आ रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ आ रहा है, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आ रहा है, साथ ही साथ चाइना में क्रैकडाउन आ रहा है। चाइना के गवर्नमेंट पॉल्यूशन लॉ डाल के बहुत सारे कंपनीज को शट डाउन करे, इसके वजह से डबल एडवांटेज मिल जाता है। इसके साथ साथ ये कंपनी प्लान करी कि इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बना दे, जिसके बाद इंडिया से बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट कर पाए। इसके वजह से इस कंपनी में फ्यूचर में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ आ सकता है।
तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस RSI मैग्नेसिटा के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ये वीडियो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या फिर किसी स्टॉक्स के बारे में, किसी एक न्यूज़ के बारे में, किसी एक फंडा के बारे में वीडियो बनाऊँ, देन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं श्योरली उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।